बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर अल्लाह का नाम लेकर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़कर हम अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 का। सर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन आपके लिए फॉर्म किया है। इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उनका वेटेज क्या है, रीसेंट पास्ट में इस सब्जेक्ट के रिजल्ट्स क्या रहे हैं, और सर कुछ एडवाइसेस जो डे 1 पे अगर हमारे जहन में बैठ जाएं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और इसको पास करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है जी। सर हम इस पेपर को कितना टाइम देंगे, कितने टाइम में इसका कोर्स कंप्लीट होगा, कैसे पढ़ाऊंगा मैं इसको, हमारे पास प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा, सारी चीज़ों का जवाब इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको दे रहा हूं। आए जरा इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सर सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में दो तीन चीज़ें सर। देखें ये सब्जेक्ट जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है। जो एंड रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग का मतलब ये कि आपने इस पूरे पेपर में सिर्फ स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने और उनके डिस्क्लोजर्स, उनकी अकाउंटिंग, ये दोनों चीज़ें देखनी है। अकाउंटिंग भी देखनी है और रिपोर्टिंग यानी उनके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी आपने देखनी है। ठीक है जी। थर्ड पेपर है सर इस सब्जेक्ट का। थर्ड पेपर का मतलब ये कि सर इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर भी पास कर चुका हूँ, FAR 1 का पेपर भी पास कर चुका हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं FAR 2 पढ़ने आ रहा हूँ। सर इसी स्टेज पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जिस बच्चे ने FAR 1 अभी तक नहीं पढ़ा, मैं पास करने की बात नहीं कर रहा हूं, FAR 1 नहीं पढ़ा, उसको इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। FAR 1 में अगर उसने पीपी तरह रीजनेबल हद तक पढ़ लिया है, जरा दो तीन स्टैंडर्ड्स देख लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टाइप के, तो वो आराम से इस सब्जेक्ट को कोप कर लेगा, कोप अप कर लेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका डायरेक्ट रेफरेंस FAR 1 से नहीं है। लेकिन चूंकि एक बंदे ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड FAR 1 में पढ़ लिए होते हैं तो उसको स्टैंडर्ड्स का मिजाज पता होता है कि जी स्टैंडर्ड के अंदर किस तरीके से चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिकग्निशन क्राइटेरिया होता है, मेजरमेंट होती है, इस तरह की चीजें होती है, तो उसको एक आइडिया होता है। तो FAR 1 अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो ज्यादा अच्छी पोजीशन में होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर किसी ने नहीं पढ़ा और वो FAR 1 FAR 2 साथ दे रहा है, एडवाइजेबल है कि वो पहले FAR 1 का पेपर दे दे, उसके बाद फिर FAR 2 पढ़ना है। सर ये पेपर हाईली टेक्निकल है। देखिए एक चीज होती है पेपर में नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हो, एक चीज होती है पेपर में नंबर ऑफ टॉपिक्स भले कम हो या मॉडरेट हो, लेकिन उन टॉपिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी और टेक्निकलिटी ज्यादा हो। तो याद रखिएगा सर, जब FAR 1 आप पढ़ते हो ना, अब आप FAR 2 पे आ रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर ना सिर्फ आप इंडिविजुअल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, बल्कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे, जो कि एक जमाने में सिर्फ CA फाइनल में था। तो याद रखिएगा ये पेपर इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये FAR 1 से ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है जी, और एट द सेम टाइम इसमें वो स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी जमाने में CA फाइनल में हुआ करते थे। और इसका और CFAP 1 का बड़ा क्लोज कनेक्शन है। अगर किसी बंदे के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, इस पर्टिकुलर लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं इस कोर्स के अंदर, अगर उस पर उसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, बिलीव मी वो फाइनल में आके CFAP 1 में ठीक ठाक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको। तो ना सिर्फ आपने इस पेपर को पेपर की हद तक पास करना है, बल्कि इसमें कॉन्सेप्ट्स इस हद तक क्लियर करने हैं कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे CFAP 1 के साथ यानी फाइनल में जाके, तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, समझ में आना शुरू होंगी कि यार मैंने चीजें नीचे पढ़ी थी अब कनेक्ट हो रही हैं। तो अगर आपका बुनियादी सही नहीं होगा तो सर CFAP 1 में बहुत सारे बच्चों की जो अटेम्प्ट्स लगती हैं, उसका एक मेन रीजन ये होता है कि उनकी अकाउंटिंग की बुनियाद जो FAR 1 और FAR 2 लेवल पे बननी चाहिए वैसी नहीं बनी हुई होती है। तो याद रखिएगा मैं सब्जेक्ट को दो 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 ऑब्जेक्टिव्स रख के पढ़ाऊंगा। एक तो आपको पेपर पास कराना है, दूसरा आपको इस लायक बनाने के जब आप इंशाल्लाह CA फाइनल में आए पढ़ने के लिए, तो आप पहले से उसकी जो ग्राउंड नॉलेज है वो लेकर आए हो, ताकि उसके ऊपर हम फिर बिल्डिंग खड़ी कर सकें। सर ये सबसे पहला पेपर है, यानी जब ICAP के पेपर स्टार्ट होते हैं, जिस जिस वक्त मैं प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करा रहा हूं, उस वक्त जो टाइम टेबल मौजूद है ICAP की वेबसाइट के ऊपर और अप्लाई हो रहा है, FAR 2 पहला पेपर होता है सर जो बच्चे दे के आते हैं। तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पहले आपको रिवीजन का ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ पेपर दे कर आ रहे होंगे और आपको अगला पेपर देना होगा, नहीं, आप आराम से 3-4 दिन आपके पास रिवीजन का टाइम होगा, तो आप आराम से इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं थॉरली। ठीक है जी।
अगेन सर आपके पास डबल एंट्री पे कमांड होनी चाहिए आपकी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको पीपी की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, आपको बोरिंग कॉस्ट की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको डबल एंट्री बनानी आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं जी क्रेडिट पे सेल्स हुई है तो आपको पता हो जी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर मैं आपको कहूं जी कि हमने एक पीपी खरीदा और वो डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यानी आपको डबल एंट्री पे एक रीजनेबल कमांड होनी चाहिए। और याद रखिएगा FAR 1 में जो आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं और जो इस लेवल पे स्टैंडर्ड पढ़ोगे उनमें कोई कोई कनेक्ट इतना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जगह मसला आता है कंसोलिडेशन में। वहां वो सारे पुराने स्टैंडर्ड जो आप कैफ 1 में देखकर आ रहे होते हैं वो आपको जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज बाकी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको पुराने स्टैंडर्ड्स की बेसिक नॉलेज भी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। सर हमारे पास इसके इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कितनी चीजें हैं। देखिए मैंने एक लाइन यहाँ लिखी है, नॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बट द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सर लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है कि 25 टॉपिक है 26 टॉपिक है, ऐसा नहीं है सर। हमारे पूरे सिलेबस को आई कैप ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हिस्सा है हमारे पास वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि 5 कंपोनेंट्स। ठीक है जी, 5 कंपोनेंट्स का मतलब है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप उर्दू जुबान में आसान अल्फाजों में बैलेंस शीट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम सर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये अभी आप सुनकर आ रहे होंगे FAR 1 में। और हमारे पास सर इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा। ठीक है जी, ये 4 चीजें जो हम देख कर आ चुके हैं। एक हमारे पास है नोट्स। ठीक है जी, याद रखिएगा मेरे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये दो चीजें आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देख के आ गए, ये 2 चीजें आप FAR 1 में देख के आ गए। ठीक है जी। सर इस स्टेज के ऊपर आई कैप का एग्जामिनर नोट्स पे ज्यादा फोकस रखेगा। ठीक है जी। और नोट्स सर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक वो नोट्स हैं जो IFRS की रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक वो नोट्स हैं जो हमारे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। कंपनी लॉ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका दिया हुआ है, कुछ एडिशनल नोट्स दिए हुए, वो भी आपको पता होने चाहिए। और जो IFRS के रिक्वायर्ड नोट्स है वो भी आपको पता होने चाहिए, दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा ऊपर वाली सारी चीजें भी टेस्ट हो सकती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी टेस्ट हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी टेस्ट हो सकता है, नीचे वाली 2 चीजें भी टेस्ट हो सकती है, नोट्स भी टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मेनली यहां पर जो है वो नोट्स टेस्ट होते हैं। सर यहां मैंने लिखा है नो होल्ड्स बार्ड, इसका मतलब किसी भी स्टैंडर्ड को जो आप पहले पढ़कर आ चुके हो और जो आप FAR 2 में पढ़ोगे, जो पहले पढ़कर आ चुके हो और जो FAR 2 में पढ़ोगे, दोनों की टेस्टिंग यहां हो सकती है। ठीक है जी। तो नो होल्ड्स बार्ड का मतलब रेसलिंग का एक मैच होता है ना, जिसमें आपके हाथ में जो आए सामने वाले कंपोनेंट को आप टिका सकते हो, मार सकते हो हथौड़ों से, सीढ़ियों से। आपने शायद रेसलिंग देखी ना हो, लेकिन नो होल्ड्स बार्ड का मतलब ये 25 से 35 नंबर है। ठीक है जी। सर यहां पर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये सर कि इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं। एक है कंसोलिडेशन, एक है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई हैं पॉइंट नंबर 3 के लिए थी, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अच्छा जरा एक चीज और समझ लें। से मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, कंपनी ए। कंपनी ए ने कंपनी बी के सारे शेयर्स स्टॉक मार्केट से परचेज कर लिए। कंपनी बी के सारे डिसीजंस कंपनी ए लेती है, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स कंपनी ए के पास हैं। तो कंपनी ए बन गई पेरेंट, कंपनी बी बन गई सब्सिडरी। अब बताएं यहां कितनी कंपनीज हैं? यहां 2 कंपनीज हैं, पेरेंट भी है सब्सिडरी भी है। ठीक है जी। पेरेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। ये स्टेटमेंट्स कहलाते हैं इंडिविजुअल और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन लॉ और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पेरेंट कंपनी को कहते हैं कि खानदान के भी अकाउंट्स बनाओ। खानदान का मतलब यानी ए और बी को एक एंटिटी बना के पूरे खानदान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, वो कहलाते हैं कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके कोर्स में इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेनली नोट्स टेस्ट होते हैं, और कंसोलिडेशन में पूरा पूरा बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टेस्ट होता है। ठीक है जी। आपके कोर्स में सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंसोलिडेशन की नहीं है, और आप लोगों के कोर्स के अंदर सर कैश फ्लोज जो ग्रुप का कैश फ्लो है यानी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो नहीं है। यानी कंसोलिडेशन में सिर्फ 2 चीजें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इंडिविजुअल अकाउंट्स में वो कोई भी चीज पूछ सकता है, आमतौर पे सर वो नोट्स ही पूछता है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो सिर्फ नोट्स ही पूछता है। ठीक है सर। हमारे पास कोर्स में ये, अच्छा सर P2 और T2 क्या है? ये क्या 2 बसों के नाम है? नहीं सर, P2 का मतलब है प्रोफिशिएंसी, यानी
सवाल का लेवल कितना मुश्किल होगा, आसान होगा? P1, 3 लेवल्स है हमारे पास सर कोर्स में, P1, P2, P3। P1 का मतलब है बेसिक क्वेश्चन, आसान सवाल, बिल्कुल बेसिक आइडिया टेस्ट होगा। P2 थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा, एडवांस क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन होगी स्टैंडर्ड की। P3 सर बड़ा क्वेश्चन होगा, केस स्टडी होगी, ठीक ठाक एप्लीकेशन होगी सर स्टैंडर्ड की, और कॉम्प्लेक्स सवाल होगा। तो हमारे पूरे कोर्स में सर P2 है, P3 नहीं है। यानी आपके पास एक बेसिक से ऊपर का लेवल है, लेकिन सिग्निफिकेंट एडवांस से नीचे का लेवल है। यानी सर एक ऐसा लेवल है जो बिल्कुल बेसिक भी नहीं है और सिग्निफिकेंटली एडवांस भी नहीं है। अच्छा सर ये T1, T2, T3 क्या है? T1 का मतलब है टेस्टिंग लेवल, यानी आई कैप T1 का मतलब है सिर्फ 8 नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं पूछ सकता, मैक्सिमम मार्क्स 8। T2 का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स 20। T3 का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स 25। ठीक है जी। लेकिन हमारे पूरे कोर्स में T1 और T2 ये T3 नहीं है, P1 और P2 है, P3 नहीं है, इनफैक्ट P1 भी नहीं है, सारे P2 ही है। सारे सारे लेवल, सारे जितने स्टैंडर्ड है P2 लेवल में, यानी एडवांस क्वेश्चन आएंगे इनके, सिग्निफिकेंटली एडवांस नहीं होंगे, एडवांस जरूर होंगे। और सर कोई क्वेश्चन मैक्सिमम 8 नंबर के लिए टेस्ट होगा कोई स्टैंडर्ड, और कोई स्टैंडर्ड मैक्सिमम 20 नंबर के लिए टेस्ट होगा। तो जो पहला हमारे पास सर कोर्स के अंदर मौजूद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर कंसोलिडेशन भी है, इसके अंदर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स भी हैं, और इंडिविजुअल अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपसे वो आम तौर पे नोट्स ही टेस्ट कर रहा होता है। सर दरमियान में एक चीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सर जब आप किसी एंटिटी में 50% या उससे कम, 50% या उससे कम शेयर्स खरीदने, 50% से ज्यादा नहीं, 50% ज्यादा खरीदोगे तो आप कंट्रोल कर लोगे, सब्सिडरी बन जाएगी। सर अगर आप 50% तक किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते ना, तो वो एसोसिएट कहलाती है, और उसकी अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक तरीका है, वो आपने यहाँ सीखना है। तो सर आपने यहाँ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी देखने, आपने सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट भी देखनी है, और आपने यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखने हैं। सर ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि कोर्स के अंदर है क्या, लेकिन ये टॉपिक और ये मार्क्स और ये सारी चीजें आपने सामने रखनी है, ताकि जब हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि बड़े बड़े टॉपिक्स और छोटे छोटे टॉपिक्स कौन से हैं, और हम अब तक कितना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। डन। सर ये 25 से 35 नंबर के लिए सिर्फ 3 चीजें। सर हमारे पास दूसरा हिसाब किताब, सर कहां गया, सेकंड हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। अच्छा नॉन करंट एसेट्स आप अभी FAR 1 में देख कर आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट्स, PP नॉन करंट एसेट्स, लेकिन यहां पर नॉन करंट एसेट्स थोड़े स्पेशल नेचर के, ठीक है जी, थोड़े डिफरेंट नेचर के नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है जी, स्पेशलाइज्ड नेचर के नॉन करंट एसेट्स हैं। इसके नंबर भी 25 से 35 हैं। सर ये हैं कौन कौन से? ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर सर। IFRS 9, यानी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लें, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है यहां सीखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर कोई किराए पे एसेट ले आया, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? किराए पे एसेट लाने को लीज कहते हैं, ठीक है जी। इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स की अकाउंटिंग कैसे होगी? ये इंटेंजिबल के साथ साथ एक और चीज है SIC 32, वेबसाइट की कॉस्ट, यानी हमने वेबसाइट बनाई तो उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दें या कैपिटलाइज करें। सर हमारे पास एग्रीकल्चर, सर हमारे पास जो घर में सर दुम्बे उम्बे पल रहे हैं, ठीक है जी, जो हमने दूध बेचने के लिए रखे हुए हैं, या हमने दुम्बे बड़े हो जाएंगे तो मजीद दुम्बे प्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए रखे हुए हैं। तो सर हमारे पास एक स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर का, यानी बायोलॉजिकल एसेट्स को कैसे लेके चलना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कैसे लेके चलना है, वो हम इसमें सीखेंगे। तो 4 स्टैंडर्ड है सर, चारों P2 लेवल पे। सर इसके अंदर से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैक्सिमम 8 नंबर का टेस्ट होगा, एग्रीकल्चर मैक्सिमम 8 नंबर का टेस्ट होगा, और ये दोनों मैक्सिमम 20-20 नंबर के टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। इन 4 स्टैंडर्ड से 25 से 35 नंबर के सवाल बनेंगे। और सर उससे पहले जो हमने कंपोनेंट देखा था 25 से 35 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें 3 चीजें थी, 3 टॉपिक्स थे, और उससे 25 से 35 नंबर के सवाल। यानी सर अगर किसी बंदे को ये 7 चीजें आती हैं यार, तो 70 नंबर का पेपर तो उसके हाथ में, 50 से 70 एवरेज, 60 नंबर का पेपर तो हाथ में। तो ये आज से गेस्ट पेपर ले लो कि इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से 60 नंबर का पेपर बनेगा। लेकिन प्यारे भाई इतना आसान नहीं है ये, ठीक है जी, पढ़ेंगे इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में। इन 2 एरियाज पे हमारे तकरीबन तकरीबन 60% से 70% टाइम भी लगेगा। फिर हमारे पास तीसरा एरिया आता है अदर स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स। सर ये 35 से 45 नंबर का है, और इसमें डिफरेंट टेक्निकल ट्रांजैक्शन हैं जो आपने देखनी है, और सर इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं थोड़े ज़्यादा। सर वैसे तो ये 7 बन जाते हैं, लेकिन हमने इसको 6 में समेट दिया। सर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स,
सर मैक्सिमम 20 नंबर का आ सकता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आसान स्टैंडर्ड है सर ये। अच्छा ये स्टैंडर्ड है, इसमें क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर का आ सकता है। इनकम टैक्स के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। सर बहुत बहुत सारे बच्चों के जहन में ये होता है कि अगर हमने टैक्स नहीं पढ़ा तो क्या हम ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? आराम से पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। प्रोविजंस एंड इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं जो इसमें शामिल हैं। ये भी T2 लेवल पर हैं सर। अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स, ये भी है सर हमारे पास। कोड ऑफ एथिक्स सर 1, 2 और 3 ये छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, ये तकरीबन 8 नंबर के पूछेगा एग्जामिनर मैक्सिमम। ठीक है जी। और सर हमारे पास ये 3 जो एरिया हैं T2 और T2 ये 20-20 नंबर के टेस्ट हो सकते हैं। तो टोटल सर हमारे पास 3, 4, 7 और 6 13 टॉपिक्स हैं। 13 टॉपिक्स हैं सर आपके पूरे कोर्स में, और इन 13 टॉपिक्स में से 9 सवाल आने। खुद अपना अंदाजा लगा लो कि कोई भी बंदा आज FAR2 का गैस बना ले, ठीक है जी, और उसमें डाल दे 10 टॉपिक्स, 7 तो उसमें से लाजमी टेस्ट हो जाए। कोई गैस पेपर बनाना बड़ी बात नहीं है इस चीज की, ठीक है जी। चलिए जी एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं जनाब। सर कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ सर FAR2 के मुतालिक, ये 4-5 चीज़ें अल्लाह के वास्ते इसको ज़रा तरीके और तमीज़ से देखना है सर। बहुत सारा बच्चा मार्जिन पे आके फेल होता है। ये चीज़ डिस्कस करने से पहले ना मैं आपसे ज़रा पास रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, और इन रिजल्ट्स में कुछ स्टैट्स ऐसे हैं जो मैंने ICAP के एग्जामिनर कमेंट से निकाले। हाँ ज़रा देखें ज़रा जनाब, हमारे पास कुछ स्टैट्स इस तरह के हैं सर। हमारे पास सितंबर 19, मार्च 20, सितंबर 20 इनमें पास होने वालों की परसेंटेज ये है। ये हाईएस्ट मार्क्स हैं जो बच्चे ने लिए, और सर ये वो लोग हैं जो 10 नंबर से 10 नंबर कम से फेल हुए। सारा डाटा ICAP की एग्जामिनर कमेंट्स में मौजूद है, ठीक है जी। ये तक एग्जामिनर कमेंट्स में बताता है कि कितने % लोग पास हुए, ठीक है जी, कितने हाईएस्ट मार्क्स आए, और हमारे पास सर कितने ऐसे बच्चे थे जो मार्जिनली 10 नंबर के डिफरेंस में फेल हुए। आप सितंबर 19 में देखें 50% लोग पास हुए, 94 हाईएस्ट मार्क्स हैं। अगर आप देखते जाएं सर तो इस पूरे का अगर मैं एवरेज देखूं ना तो इसका रिजल्ट FAR1 के मुकाबले में बहुत अच्छा है सर। तकरीबन 30 से 35% लोग पास हो जाते हैं। FAR1 के मुकाबले में बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। ये एक नंबर है 97, FAR2 97 मार्क्स, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कैसे आ गया मार्क्स है 97? क्या उस बच्चे ने मतलब सारी चीजें बिल्कुल सही, ये ARTD का गोल्ड मेडल है ये 97 नंबर जिस बच्चे ने लिए उसका नाम है मुजम्मिल, ठीक है। 97 मार्क्स, गोल्ड मेडल ARTD का सर, स्टूडेंट था हमारा ये। उसने जब 97 मार्क्स लिए मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तू ऐसा पर्चा करके आया था कि उसमें एक जगह भी मिस्टेक नहीं थी? उसने कहा नहीं सर गलतियां तो हुई होंगी। तो फिर क्या मसला है सर, फिर ये 97 कैसे आए? देखिए याद रखिएगा ICAP जब FAR1 FAR2 का पेपर बनाता है और FFR का, ये एक स्टैब्लिश फैक्ट है। तो इंटरनेशनल बॉडीज जिस तरह करती हैं, एक सवाल है उसके 25 नंबर है मैक्सिमम, लेकिन उसके अंदर अवेलेबल मार्क्स होते हैं 28। कितने, मिसाल दे रहा हूं 28 मार्क्स होते हैं। तो उससे होता क्या कि एक बंदे ने सर अगर 2-2.5 गलती भी कर दी तो उसको तब भी 25 में से 25 मिल जाते हैं। तो आमतौर पर सर 100 नंबर के पेपर की जगह पेपर तकरीबन 115 मार्क्स के करीब का होता है, ठीक है जी। 115 मार्क्स के करीब 15 नंबर एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं पेपर में। इसके बावजूद मनुष 50 नंबर नहीं ले पाते, और ये वो लोग हैं जो मार्जिन से फेल हुए हैं, मार्जिन से 10 नंबर के अंदर फेल हो गए। 19% लोग ऐसे थे जो 40 प्लस पे फेल हुए। और आप ये अटेम्प्ट देखें 25% लोग ऐसे हैं जो मार्जिन पे फेल हुए। इसका रीजन सेलेक्टिव तैयारी करके जाना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कर लेता हूं, ये नहीं आता, ये आता है, ये इतने मार्क्स का आता है, पास पेपर से कर लेंगे। आप यकीन करें FAR1 FAR2 के आप पेपर्स उठाएं पिछले 6 आपको हर अटेम्प्ट का पेपर इंतहा यूनिक लगेगा। आप उसको पिछले अटेम्प्ट से कंपेयर करें, पिछले सालों से कंपेयर करें, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें, आपको नजर आएगा कि यार एग्जामिनर ने बैठ के थॉरोली इसको देखा है और एक जबरदस्त किस्म का सवाल निकाल के पूछा। जिस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करके, सिर्फ पास पेपर के सॉल्यूशंस याद करके किसी के अच्छे भी इसके पेपर ये पेपर पास नहीं कर सकते। ये मैं आपको आज बता रहा हूं।
कि अल्लाह के वास्ते यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि एग्जाम में सवाल बनाने का एग्जामिनर को यूनिक तरीका आता है। वो कभी एक तरह सवाल बनाता है, कभी दूसरे तरह बनाता है, कभी तीसरे तरह बनाता है। यार अभी आप उठा के देखें FAR 1 में उस बंदे ने आपसे रेशोज भी पूछ लिया और IAS 8 भी उसमें डाल दिया। कोई सोच सकता है कि रेशो के क्वेश्चन में IAS 8 का क्वेश्चन आ जाएगा? सोच सकता है कोई? तो सर याद रखिएगा, आपको एग्जामिनर इसी तरह सरप्राइज करेगा। आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने मेरे बच्चों, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने। मेन आउटकम जो है 30 से 35% रिजल्ट है। दूसरी बात 100 नंबर प्लस के ऊपर टेस्टिंग होती है। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, मार्जिन से जो लोग फेल हो रहे हैं उसका रीजन अभी आगे हम एग्जामिनर कमेंट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बड़े एक स्टेप और आगे सर, हमारे पास एक स्टेप और आगे जाए। चलिए जी, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जनाब हमारे पास फेल होने के क्या रीजंस हैं। कुछ रीजंस ऐसे हैं जो एग्जामिनर हमें बता रहा है, और कुछ रीजंस ऐसे हैं जो क्लासरूम से जब मैं पढ़ाता हूं सर तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। दोनों को देख लेते हैं सर। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है सर। ये हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट के कमेंट्स हैं जो एग्जामिनर ने दिए। ये कह रहे हैं जनाब, द करंट रिजल्ट ऑफ 35% इज हायर देन द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 27%। सर पिछले 3 सेशन से वो कह रहे हैं रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं, 27, 28, 30 के आसपास ही है। द एलिमेंट ऑफ सेलेक्टिव स्टडी, पहला बड़ा मसला कि लोग जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स ऑल टुगेदर इतने हल्के रख के जाते हैं कि यार इस पे सवाल नहीं आएगा, इस पे इतने टाइम पहले सवाल आया, इस पे सवाल 8 नंबर का आता है, करके जाएं तो क्या। सर मैं आपको फिर बता दूं, 13 टॉपिक्स है टोटल, मैक्सिमम 13 को आप 14 भी कर सकते हो, 14 टोटल टॉपिक्स हैं, इसमें भी सिलेक्टिव स्टडी करके जाओगे यार, ठीक है जी। पहले तो उसने कहा सिलेक्टिव स्टडी was evident from the fact that examinees secure a maximum of 1 mark a number of examinees, एक नंबर लिया लोगों ने क्वेश्चन 3, 4, 5 और 8 में। ये वो 5 सवाल थे जिसमें मेजॉरिटी अच्छे खासे लोगों ने, मेजॉरिटी नहीं कहूंगा, अच्छे खासे एग्जामिनीज ने एक नंबर लिया है। आप अंदाजा लगा लो कि कहां खड़े हैं, ठीक है जी। एंड न्यूमरस अदर एग्जामिनीज सिक्योर्ड फुल मार्क्स, और कुछ ऐसे भी मुजाहिद थे जो पूरे पूरे नंबर ले गए। इसका मतलब वो पढ़ कर आए थे, इसका मतलब है जो नहीं पढ़ कर आया उसको एक नंबर मिला, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सर आप एक रेंज देखेंगे, ये ऑनलाइन का चक्कर आने के बाद ना बहुत सारे लोगों के अंदर एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव साइन भी है, एक नेगेटिव साइन ये है कि लोग चीज़ों को पाइल अप होने देते हैं, ठीक है जी। और सर लेकिन फ़ायदा ये बहुत बड़ा है कि यार आखिर में आपको टीचर के तरले नहीं करना पड़ते हैं, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, आप आराम से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। फिर मैनी एग्जामिनीज सिक्योर्ड 80s मार्क्स इन 80s एंड हाईएस्ट वाज 93। सर 93 नंबर किसने लिया होगा सर? सीधी सी बात है, 100 नंबर से ऊपर अवेलेबल है। एग्जामिनीज जनरली सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन 2 to 3 क्वेश्चंस बट फेल टू ऑब्टेन रीजनेबल मार्क्स इन रिमेनिंग क्वेश्चन। लैक ऑफ प्रैक्टिस, उसने कहा एक तो बगैर स्टडी जो है वो सेलेक्टिव करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद सर प्रैक्टिस भी उनकी जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं होती, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते हैं, और पूरे पूरे ऐसे भी मुझे एक मुजाहिद मिला लास्ट अटेम्प्ट में, उसने कहा सर मैंने कंसोलिडेशन के 4 सवाल किए, खुदा का खौफ करो 25 मार्क्स का एरिया। तो सर प्रैक्टिस आपने दबा के करनी, ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी। देखो इस कोर्स को मैं खत्म कराने में तकरीबन को 150 घंटे लूंगा, उस 150 घंटों में टोटल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो तकरीबन 45 से 50 घंटे के होते हैं, 100 घंटे से ऊपर की प्रैक्टिस है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब, द लैक ऑफ प्रैक्टिस वाज एविडेंट फ्रॉम द आंसर स्क्रिप्ट, मैनी एग्जामिनीज वर फाउंड स्ट्रगलिंग टू ऑब्टेन इजी मार्क्स। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन, ठीक है जी। अब ये तीसरा बड़ा रीजन, वर्किंग्स वर मोस्टली हैफेजेड एंड कंसीक्वेंटली पार्शियल मार्क्स कुड नॉट बी अवॉर्डेड एज द ट्रायल ऑफ कैलकुलेशन वाज नॉट अवेलेबल। मिसाल के तौर पर आपने एक फिगर लिख दी है सेल्स 400, भी कहां से आई है सेल्स, गलत है ये सेल, 0 नंबर। आपने ऐसे दिखाया जी सर मैंने 50 यूनिट हैं, 50 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 8 यूनिट है, तब 400 आया। अब एग्जामिनर ने देखा इसमें यूनिट सही है, रेट गलत उठा लिया, आधे नंबर दे दो। इसका मतलब है वर्किंग आपने दिखानी है, और वर्किंग दिखाने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि पार्शियल नंबर आपको मिल जाते हैं, पूरे नहीं कटते आपके अगर एक चीज गलत होती है, ठीक है जी। तो आपने वर्किंग करनी है। अब बताएं इस एक अटेम्प्ट के एनालिसिस से हमें पता चला सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, प्रैक्टिस बहुत दबा के करनी है, और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा वर्किंग हम दिखाएं, फजूल वर्किंग ना दिखाएं, बिला वजह की ना दिखाएं, जो डिटेल्ड वर्किंग है वो दिखाएं। कोशिश करें कि सर अगर हमारा एंड रिजल्ट गलत भी निकले तब भी हमें नंबर मिल जाए उसके, ठीक है जी। फिर एक और अटेम्प्ट के क्वेश्चन, एक और अटेम्प्ट के सर हमारे पास एग्जामिनर कमेंट्स हैं। ये कह रहे हैं द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ 27% इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्रीवियस सेशन, ठीक है जी। एक अटेम्प्ट में 46% आया, फिर 27 पे हम चले गए।
The low result was mainly due to lower than expected performance in question 2, 3 and 5. वही selective study, ठीक है जी। अब देखो, which prevented many marginal cases from crossing the line. बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 40 और 50 के बीच में थे, एक झटका लगता आगे निकल जाते, नहीं गए। In question 2 and 3, about 1/4 यानी 25% एग्जामिनीज ने कोई नंबर नहीं लिया। अमेजिंग। यानी पेपर के 2 सवाल ऐसे थे जिसमें 25% एग्जामिनीज ने कोई नंबर ही नहीं लिया। आप अंदाजा लगा ले किस ग्रेड की सिलेक्टिव स्टडी की होगी लोगों ने, ठीक है जी। और यकीन करें आप हंस रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं आप भी इसी विशेष सर्कल में फंसेंगे जाके, आपको शुरू से चीजें लेके चलनी है, ठीक है। फिर वो कह रहे जनाब, poor performance in these questions was mainly because it is examined in a very different way, or these areas of syllabus was not studied on the assumption that these topic could not be examined. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. यही बात होगी खत्म। सेलेक्टिव स्टडी ये नहीं आता पेपर में, हमारे टीचर ने गैस पेपर दिया उसमें नहीं आ रहा, ये गरीब तबाह दे, मामला आउट है सर फिर। और अगेन पास पेपर मैंने कर लिया सर, मुझे समझ आया नहीं आया, मैंने रट्टा मार लिया, ये आएगा तो मैं यहां डालूंगा और वो आएगा तो मैं वहां डालूंगा और उससे ये निकलेगा और उससे नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी की होगी, तो आप एक यूनिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। मैं इस पर एक छोटी सी आपको चीज बताता हूं सर। एक दफा मैंने क्लास में बच्चों से पूछा, कॉस्टिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद कॉस्टिंग का, सो मैंने तकरीबन सर क्लास में कोई 200 प्लस क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। इन 200 क्वेश्चंस करवाने के बाद मैंने बच्चों से पूछा, हाँ भाई कितने क्वेश्चन किए हमने, आपने कितने क्वेश्चन किए? बच्चे ने कहा सर मैंने आपके साथ 200 क्वेश्चंस किए। मैंने कहा आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, जो क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारा टीचर कराया वो तो टीचर ने कराया ना दोस्त, आपने खुद क्या किया? खुद तो नहीं पढ़ा आपने। इस पेपर को और आगे से जितने पर्चे पास करने का एक राज आपको आज बता रहा हूं, खुद से सवाल अटेम्प्ट करने की आदत डालो। गलत कर दो टांगे तोड़ दो सवाल की, लेकिन खुद से सवाल अटेम्प्ट जरूर करो। गलत होगा ना, सोल्यूशन देख लो, अच्छा यार मैं यहां मिस कर गया था, लिख लो उस सवाल के ऊपर कि इस सवाल में ये चीज यूनिक है जो मुझे अलग से देखनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन सवाल खुद से अटेम्प्ट करो, बगैर अटेम्प्ट किए काम नहीं बनेगा। अगर आपका टीचर आपको 2000 पास पेपर करा दे, 24,000 आपको सर किताब के सवाल करा दे, 60,000 आपको सर अकाउंटेंसी डिफरेंट अकाउंटेंसी बॉडीज के सवाल करा दे, लेकिन आपने खुद से कोई सवाल नहीं उठाया, लिख लो आप मेरे से यार, आप पेपर में जाके फंस जाओगे। बहुत मुश्किल है कि आप पर्चा पास करो। आज अपने दिमाग में डाल दो कि अगर 200 प्लस सवाल तुमने खुद किए, खोले सवाल और नहीं हुआ, पहला सवाल आपने खोला सिर्फ 20% सॉल्व हुआ, 80% आपने सोल्यूशन देख के किया, यकीन करो अगला सवाल करोगे वो 25% सॉल्व होगा, 75% सोल्यूशन से देखोगे, उसका अगला सवाल करोगे मे बी 30% सॉल्व हो जाए, उसका अगला सवाल करोगे मे बी 60% सॉल्व हो जाए। करते 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 तुमने 60-70 की रेंज में आ जाना है, बस इसी पे हमारा पर्चा पास हो जाएगा। और ये कब आएगा? जब आप सवाल करोगे खुद से। नहीं करोगे, टीचर करवाया जा रहा है, आप सिर्फ देखे जा रहे हो, भूल जाओ मेरे बच्चों के आप ये पर्चा पास कर सकोगे, ठीक है। अच्छा फिर, डिस्पाइट ऑफ द पुअर रिजल्ट मेनी एग्जामिनीज हु सिक्योर्ड मार्क्स इन 80s एंड इवन एज हाई एज 90 मार्क्स। ऐसा भी मुजाहिद आया था इसमें जो 90 मार्क्स लेगा, और ऐसे भी जो है वो लड़ाका जो है वो थे, सिपाही थे जिन्होंने 80-80 नंबर लिए, और फिर कुछ ऐसे भी मनूस थे कि जिन्होंने एक नंबर भी नहीं लिया 2 सवालों में, ठीक है जी। तो वादा ये है कि सर हम सेलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, वादा ये है कि हम प्रैक्टिस ठीक ठाक करेंगे, वादा ये है कि सर आपके साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। भले सर अगर हम खुद से प्रैक्टिस करें हमारा सवाल गलत होता है, गलत होता है, फिर गलत होता है, फिर गलत होता है, फिर गलत होता है, हम लगे रहेंगे और ये सही होने का परसेंटेज हमारा बढ़ता जाएगा, और इवेंचुअली इंशाल्लाह हम इस लायक हो जाएंगे कि हम आराम से इंशाल्लाह अपने एग्जाम के सवाल हैंडल कर लेंगे। इस हद तक हैंडल कर लेंगे कि 50-60%, 70%, कुछ सवाल 80% सही होंगे, कुछ 70% सही होंगे, सर हमें 50 चाहिए सर, निकल जाएंगे हम आराम से, ठीक है सर। वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट कमेंट बाय द एग्जामिनर, ये है मेन चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं सर। एक अटेम्प्ट में एक सवाल आया सर, 16 नंबर का लीज का सवाल आया, ठीक है, और उसी अटेम्प्ट में सर कोई 22 नंबर का कंसोलिडेशन का सवाल भी है।
इस 16 नंबर के लीज के सवाल में जितनी डिटेल्ड वर्किंग और काम है ना, ये 22 नंबर का सवाल आधे टाइम में सॉल्व हो जाता। फिर ये कैसे मार्किंग हुई है भाई? 16 नंबर के सवाल के लिए 5 पेज मेरे भर रहे हैं और 22 नंबर के सवाल मेरे 3 पेज पे सॉल्व हो रहा है। हाँ सर, क्योंकि ये टेक्निकल है और ये इतना टेक्निकल नहीं था। अब लोगों को एक खपत है कि जब तक एक सवाल को घर तक नहीं छोड़कर आए ना, मुकम्मल कंप्लीट ना कर दे, तोप से ना उड़ा दें, अगले सवाल पे नहीं जाते। इससे होता क्या है कि एक सवाल पे सर अगर आपने मिसाल के तौर पर 30 मिनट देने थे, आपने लगा दिए सर उस पर 45 मिनट। अब मसला ये कि सर जहाँ स्कोरिंग हो सकती है, अब वहाँ आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मैं आपको फिर बता दूं, एक सवाल आप 95% सही कर लें, 90% सही कर लें ना, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। आखिरी की चीज़ों के करने के कोई खातिर ख्वाह नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 100 नंबर का पर्चा नहीं होता, पर्चा 115 नंबर तक का होता है। क्योंकि दुनिया भर की अकाउंटेंसी बॉडी इसी तरह पेपर बनाते हैं। आई कैप विल नॉट बी एन एक्सेप्शन। अकाउंटिंग के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो सर एक सवाल पे जो ड्यू टाइम देना है दें, और उसके बाद आप आगे मूव कर जाएं। आप उसमें फंसे ना रहें कि मैं कैश फ्लो टाई करके जाऊंगा, इंशाल्लाह ताला जो है वो सारी चीजें मैं ऐसी रखूंगा कि बिल्कुल बेहतरीन हो। नहीं, मूव कर जाएंगे। It was observed that examinees spent a lot of time to complete answers, especially question based on consolidation. मिसाल दे रही है. Resultantly, they were not able to complete the paper within allotted time. Paper रह गया. Examinees are therefore strongly advised to switch to the next question after they have spent a reasonable time on a particular question. This practice will help them to attempt all question. मैं आज आपको बता दूं, आप FAR 2 का सारा पेपर उठाएं सर, 20% उसके अंदर सही फिगर्स निकालने, 80% उसके अंदर गलत फिगर्स निकालें, लेकिन प्रोसीजर पूरा करें। मैं आज आपको बताऊं, पास हो जाओगे। भले आपकी 80% फिगर्स गलत हो लेकिन प्रोसीजर सही हो, आप पास हो जाओगे। मसला ये अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते ना। आप तो लग गए जी कंसोलिडेशन को टाई करने में, बैलेंस करने में। नहीं तो सर, हमारे इस पूरे एग्जामिनेशन का जो कमेंट्स हमने पढ़े, इसमें हमारे आउटकम्स क्या हैं? सेलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सवाल सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करें, फंसेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे, मजीद सवाल अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट होगा, उसके बाद और ज्यादा अटेम्प्ट होगा, उसके बाद और ज्यादा अटेम्प्ट होगा। फिर सर पेपर के दिन बैठ के एक सवाल पे एक लिमिटेड टाइम लगाएंगे, जो उसका अलॉटेड टाइम है। उसके बाद 1-2 मिनट ऊपर भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में 100% सही भी कर लूँ तब भी मुझे सर उसके 20 नंबर मिलने हैं, 90% सही कर लूँ मुझे तब भी 20 नंबर मिलने हैं। तो सर एक रीजनेबल टाइम के बाद आप मूव कर जाए आगे, ठीक है जी। ये तो एग्जामिनर के सर सारे कमेंट से जो वो समझता है सर, ठीक है जी। और ये मेन कमेंट से सर कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये सर मेरी अपनी क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन है। देखो लोग क्या करते हैं, आसान एरिया पे ठीक ठाक टाइम लगा देते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एरिया होता है जिससे कॉम्प्लेक्स सवाल बनने, वो छोड़ देते हैं। आप इवन यार एक डेफर टैक्स का एरिया है, मुश्किल है, ठीक ठाक मुश्किल है, IFRS 15 है, लोग इस पर टाइम नहीं देते। 6-6, 5-5, 8-8 क्लासेस के अंदर, क्लास के अंदर स्टूडेंट भी निपटा देता है उसको, और सर वैसे भी निमट जाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि टीचर्स इसको वो करते हैं, हर टीचर अपने हिसाब से अपनी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन सर कुछ एरियाज होते हैं जिस पर बच्चे मेहनत नहीं करते, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स एरिया है, उसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, उस पर वक्त नहीं लगाएंगे, उसको समझेंगे नहीं, और ये सोचेंगे यार ये मैक्सिमम आ भी गया तो 15 मार्क्स का आएगा, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, मैं आपको आज बता रहा हूँ सर, आप इस तरह करते 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 कोई 20-25 नंबर, 30 नंबर अगर आपने ऐसे कर लिए ना, तो फिर आपके पास कॉरिडोर बचेगा सिर्फ 70 मार्क्स का, उसमें से आपने 50 निकाल लेंगे, मुश्किल हो जाएगा बहुत। तो आपने सर मेरे साथ सारे कॉम्प्लेक्स एरियाज पे टाइम लगाना है। फिर कोई परफेक्ट रेफरेंस बुक नहीं है सर इसकी, लेकिन सर मेरी है, मैं अपनी मेरी है का क्या मतलब सर, मैं अपनी किताब आपको दूंगा, लेकिन हैविंग सेड दिस, आई कैप की किताब जो बंदा नहीं देखेगा वो कंफर्म फेल होगा। आपने एक तो मेरी किताब साथ में रखनी है, एक आपने आई कैप की किताब सामने रखनी है। आई कैप की किताब हम देखेंगे कोर्स कंप्लीशन के लिए कि कोई चीज हमसे मिस ना हो, जो चीज जो टॉपिक आई कैप की किताब में लिखे एटलीस्ट वो सारे हमने खत्म करने, ठीक है जी। पास पेपर ट्रैप, आप लास्ट अटेम्प्ट का FAR 2 का पेपर उठाएं, उससे पिछले अटेम्प्ट का FAR 2 का पेपर उठाएं, और ये 2 पेपर उठाएं, मुझे बताएं इससे पहले आज तक ऐसे सवाल कहां आए। आप FAR 1 का पेपर उठा लो तो सिर्फ पास पेपर्स नहीं करने, अहमद रजा के अपने बनाए हुए सवालात भी करने हैं, जो वो आपके लिए ठीक ठाक मेहनत करके बनाएगा,
आपने लास्ट टाइम देखा मैंने आपके लिए मॉक बनाया, अपना पास पेपर नहीं उठाया, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी बनाया। तो मैं हर रोज आपको एक सवाल दिया करूंगा उस टॉपिक का होमवर्क के लिए, जो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, जो थोड़ा सा वखरा टाइप का होगा, और ये मेरी सबसे बड़ी यूएसपी होगी इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी, अल्लाह के वास्ते रट्टा नहीं मारना कि पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। भाई ये 5 स्टेप्स ही तो हैं। अगर आपने सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड स्टेप्स बना लिए तो फिर आप गए सर। बहुत सारे सवालों में एग्जामिनर सवाल कंसोलिडेशन का आता है, पहले नेट एसेट्स की वर्किंग बनती है, गुडविल की वर्किंग बनती है, नेट नॉन सॉरी एनसीआई की वर्किंग बनती है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की सर 4 वर्किंग बनती है, बैलेंस शीट बन जाती है। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ट्रायल बैलेंस दे दिया, मतलब बनाओ शाबाश वर्किंग। ठीक है जी, एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने डाटा दे दिया, उसने कहा मुझे वर्किंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ नंबर्स चाहिए, वो निकाल के दे दो। ठीक है जी, तो अल्लाह के वास्ते आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, सवालों में यूनिकनेस होगी, आपको सवाल बहुत यूनिक मिलेंगे। मैं आपको आज बता दूं, जितनी डिटेल में और जितने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से मैं सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, आप ढूंढ नहीं सकते सर इस तरह की चीजें। ठीक है जी, क्योंकि मैं ये फाइनल पढ़ा रहा हूं काफी टाइम से। फिर हमारे पास सर हमारा पास रिजल्ट्स हो गए, कमेंट्स हमने देख लिए। ठीक है जी, फिर सर कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कांस्टेंट रिवीजन करना है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखाएगा। ये थी सर हमारी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन। हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सर हमारा पहला टॉपिक होगा IAS 21। मैं इस पर्टिकुलर कोर्स को सर 120 क्लासेस के अंदर ख़त्म करूंगा, 100 to 120। ये 20 क्लासेस का मार्जिन इसलिए कि जैसे जैसे मैं आपके साथ चलता जाऊंगा, मुझे भी पता चलता जाएगा कि आप कितने गहराई में काम कर रहे हो। ठीक है जी, आप कितनी डेप्थ है आपकी, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आपको कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देना है या कुछ टॉपिक्स पे कम टाइम देना है। देखें आप ये याद रखिएगा, कोई स्टैंडर्ड आवर्स नहीं होते हैं कि एक टीचर जो है हर बैच 100 घंटे में पढ़ा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप पढ़ाने जाते हो तो आपको बच्चा मिलता है बहुत तेज़ होता है, जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, बाज़ औक़ात बच्चा बहुत तेज़ होता है, सवाल बहुत ज़्यादा करता है, देर से कोर्स कंप्लीट होता है। सर बाज़ औक़ात आपको बच्चे मिलते हैं जो थोड़े से स्लो होते हैं, ढीले होते हैं सर, आपको फिर उनके साथ इंडिविजुअली मेहनत करना पड़ती है। ठीक है जी, याद रखिएगा मेरे बच्चों, मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे सुपर एक्टिव होऊंगा। जो आपका सवाल होगा विद इन 4 to 5 आवर्स आपको उसका जवाब मिल जाया करेगा, अनलेस कि मैं सो रहा हूँ। ठीक है जी, तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं सर, और हमारे मैंने आपको बता दिया रेंज होगी अराउंड 100 से 120 क्लासेस के बीच में। ठीक है जी, हम अपना पहला टॉपिक मेरे बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं IAS 21। अच्छा, क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा? क्लास का ड्यूरेशन होगा सर 1 घंटे से लेके 1.25 घंटे तक। ठीक है जी, और ये 1 से 1.25 घंटे इफेक्टिव टाइम होगा। ठीक है जी, 1 से 1.25 घंटे इफेक्टिव टाइम होगा, मतलब कंटेंट टाइम होगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला सर मैं आपको इतना बता रहा हूं, मैं पूरी जान मारूंगा आपके साथ, और आपको जान मारने पर मजबूर भी करूंगा। लेकिन सर ये बातें करने के बावजूद पेपर आपने देना है, चीज़ें आपने चलानी है, इस गाड़ी का कंट्रोल आपके पास होगा। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता जाऊंगा, इस गली में लेके जाना है, इस गली में लेके जाना है। आप गाड़ी बंद कर दो, मैं आपको कहीं नहीं लेके जा सकता। ठीक है जी, अल्लाह का नाम लेते हैं हम सर, अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं इस वीडियो के फौरन बाद। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।